पढ़ना है यार, बहुत पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि पढ़ पढ़ के चलो हम अब बटन की बात कर रहे थे। एक मजेदार केस, मजेदार नहीं, ठीक 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 केस है, सो केस है, आइए देखते हैं, है ना। साथ देना मेरा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि 30 डिग्री प्रिज्म कोण और म्यू इज इक्वल टू √2 का एक पृष्ठ को रजत चांदी से पॉलिश कर दिया जाए, है ना। तो इसको रजत, रजत का मतलब होता है बेटा चांदी से पॉलिश कर देना, कर दिया जाता है। आपतित किरण इसके प्रारंभिक पथ का अनुगमन करती है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, प्रिज्म में नाम लिखा हुआ, प्रिज्म का कोई उपयोग नहीं है यहाँ पर। प्रिज्म क्या होता है, एक त्रिभुजाकार, है ना, त्रिविमीय ज्यामिति होती है, त्रिभुजाकार त्रिविमीय ज्यामिति, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म को हमें आगे पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। अभी बस लिख लो कि प्रिज्म लिखा है। प्रिज्म का मतलब कद्दू बेटा। आओ, सीन ऐसा है कि एक सतह ऐसी, एक सतह ऐसी, एक सतह ऐसी, तीन सतह हैं, ठीक है। इसको कर दिया पॉलिशिंग, इसको पॉलिशिंग कर दिया, तो ये क्या बन गई, ये सतह क्या बन गई, सारी सतह बन गई है दर्पण। ओ माय गॉड। अब सवाल वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल वाले कह रहे हैं कि प्रकाश की जो किरण है वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ पर आई थी, अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है प्रकाश की किरण जिस पथ पर आई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि प्रकाश किरण को अगर अपने पथ का अनुसरण करना है, जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर वापस जाना है, तो आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, आप बताओ। आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, जल्दी से। अंश, अंश गौतम, बेटा आपको भी सर पटक के बहुत बहुत आशीर्वाद, सर पटक के आशीर्वाद बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रकाश किरण जिस रास्ते पर आई है वापस उसी रास्ते पर जाना चाहती है, तो उसे दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होना पड़ेगा। यस, अभिलंबवत आपतित होना पड़ेगा, मतलब अभिलंब के साथ बनाया गया कोण 0 डिग्री और दर्पण के साथ बनाया गया कोण 90 डिग्री। तो प्रकाश किरण ऐसे आए और दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो, आपतन कोण कहेंगे तो कितना होना चाहिए, 0, दर्पण के साथ कोण कहेंगे तो 90 डिग्री, मतलब अभिलंब के अनुदिश आना चाहिए। अब प्रकाश किरण यहाँ आएगी, यहाँ से आई, यहाँ अपवर्तित हुई, फिर यहाँ टकराई और टकरा के प्रकाश किरण बेटा यहाँ वापस लौट आई, टकरा के वापस लौट आई। ये एंगल हो वैसे आई, ये एंगल हो वैसे आर, ये एंगल कितना है आई और ये एंगल कितना है बेटा आर है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। हमने कहा अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये अभिलंब होता है, ये क्या होता है अभिलंब, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके मास्टर, ये एंगल हमें 30 डिग्री मिल गया, हमें आई का मान निकालना है, आपतन कोण, आपतन कोण आई का मान हमें 2h है। तो बड़ी सिंपल सी बात रहेगी बेटा, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अगर अपवर्तन हो रहा है तो स्नेल्स का नियम लगा दो, है ना, पॉइंट डी पर, पॉइंट डी कह दो, या सरफेस एसी पर स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल को नियम, तो वाला स्नेल को नियम लगाते हैं। स्नेल को बेटा डीपीपी अभी मैं बताऊंगा कौन सी सॉल्व करना, अभी क्रांति कोण वाली डीपीपी वगैरह सॉल्व नहीं करनी है, वो पहले मिल गई आपको। तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ का वर्तनांक प्रिज्म के बाहर एयर साइन आई, यहाँ पर कोण कितना है 30 डिग्री, आर का मान कितना है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कोण आर है और कोण आर जिस माध्यम में उसका वर्तनांक √2, तो √2 इंटू साइन ऑफ आर। साइन आर का मान बेटा हमने धोखे से निकाल लिया बेटा, धोखे से नहीं निकाला है, दिन दहाड़े निकाला है, एकदम ज्योमेट्री लगा के। तो साइन आई का मान कितना, साइन आई का मान कितना होगा √2 इंटू 1/√2, 1/2, ठीक है। तो साइन आई तो हेरा मान कितना हो जाएगा रे, साइन आई का मान कितना हो जाएगा √2 इंटू 1/√2 इंटू √2, तो √2 से √2 80, √2 से √2 80, तो आई का मान कितना होगा 45 डिग्री। ये हमारा सवाल था, मुझे उम्मीद है आपको उचित आंसर मिल गया होगा। ये देखो बालक कह रहा है, नहीं बालक नहीं बालिका, कि सर आप तो बुड्ढे हो गए हो, आपको कैसे लगा हम बुड्ढे हो गए हैं, कौन था बालक के बालिका, कैसे पता चला कि हम बुड्ढे हो गए। किसने बताया बेटा कि हम, ओ बबुआ कौन बता रहा तुमको कि हम बुड्ढे हो गए, जरा बताओ। चलिए 20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या का एक अवतल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब रखा है, 3 सेंटीमीटर मोटाई की तथा 1.5 अपवर्तनांक की पारदर्शी पट्टिका, ये पट्टिका बिंब व दर्पण के बीच रखी है। यदि पट्टिका के निकट के सिरे पर दूरी, यदि पट्टिका के सिरे की दूरी दर्पण से 10 सेंटीमीटर है, तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक है। तो देखो बेटा ये अपनी वस्तु है, विनोद कह, देखो तुम्हारा नाम भी विनोद है, विनोद कह रहा है कि सर आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है, तुम वो पगले, तुम पगले। तुमने एचडी को जानते हो, एचडी कुंफू पांड्या, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, उसके बाल देखे बेटा, बाल नहीं ऐसे नहीं, उसने बाल सफेद डाई करवाए हैं बेटा, बालों पे सफेद कलर करवाया उसने बालों पर, तो इसका मतलब हार्दिक पांड्या बूढ़ा हो गया क्या, नहीं बेटा उसने कलर करवाया है। अब उसका फोन आया हमारे पास कि रुजा भाई हम बालों में कलर करा रहे थे, ये थोड़ा बचा है, चाहिए क्या तुमको, वो जानता है मैं गरीब आदमी खरीद नहीं पाऊंगा, तो हमने कहा हाँ भाई भिजवा दे, तो उसने हमको वो कलर भेज दिया। अब थोड़ा सा बचा था तो मैं दाढ़ी पे लगा लिया, अब कलर कम था तो कहीं लगा कहीं नहीं लगा, तो जहां पर कलर लगा है वो सफेद सफेद दिख रही है, और जहां कलर नहीं लगा बेटा वो दाढ़ी काली है, वेरी सिंपल। तो दाढ़ी सफेद इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है डाई किया हुआ आदमी ने। अच्छा एचडी नहीं, एच हार्दिक पांड्या, एचडी पांड्या, हार्दिक पांड्या, ऐसा। चलिए लौट चले बेटा, आओ। तो ये वस्तु है, ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। प्रतिबिंब बनाना है, कहां बनेगा, तो देखो बेटा यू का मान बताओ सर, यू का मान, तो हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का ध्रुव है, सारी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है, हमने कहा गलत बात है, बीच में गिलास की पट्टी आ गई है बेटा, बीच में क्या आ गई बेटा, कांच की पट्टी आ गई है, जिससे प्रभावी दूरी बदल गई होगी, जिससे हम क्या कहते हैं आभासी दूरी, क्या कहते हैं बेटा आभासी दूरी, क्या कहते हैं आभासी दूरी। आंख जैसा क्यों लग रहा है, अच्छा आंख नहीं ऐसी लगी, आभासी दूरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं आभासी दूरी, ठीक है। तो आभासी दूरी निकालते हैं अपन पहले, यू अपरेंट, यू वास्तविक कितना है 21, तो यू अपरेंट हम यहां से देखेंगे, दूरियां यहां से नापते हैं, यहां से देखेंगे वस्तु को, तो हवा में कितना देखना है, देखो इसके अंदर 3 सेंटीमीटर देखना है,
गिलास में 3 सेंटीमीटर जाना है, तो पहले तो आप देखो, आप देख कहां से रहे हो सर, एस, इसका वर्तमान कितना 1, कितना 1। अब हवा में कितनी दूरी देखनी है, तो हवा को गोली मारो। पहले कांच में देखो कितनी दूरी देखनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय कांच का वर्तनांक दिया है क्या, यस 1.5 दिया है, 1.5 प्लस हवा में बची हुई दूरी, हवा में तो टोटल 21 है, 30 कांच में, तो बची हुई दूरी कितनी है 18, या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 21 माइनस 3 सेंटीमीटर, और ये किसमें देखना है, हवा में, हवा का वर्तनांक यू अपेरेंट कितना आ गया, ये आया है बेटा इधर से करके 2 बचेगा, ये 18 बचेगा। ओ माय गॉड, मजा आ गया, मजा आ गया। यू अपेरेंट का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी कितनी दी गई है बेटा, 20 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु वक्ता केंद्र पर प्रतीत होगी, तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, इसकी देखो त्रिज्या कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। आप चाहो तो सूत्र में मान रख दो, 1/u की जगह अपन क्या लिखेंगे, यू अपेरेंट इज इक्वल टू 1/v अपेरेंट, v अपेरेंट इज इक्वल टू 1/f, 1/f। तो यू अपेरेंट की वैल्यू कितनी है, 1/20 प्लस 1/v अपेरेंट, v अपेरेंट, अपेरेंट, f की वैल्यू कितनी, f की वैल्यू 1/10, 1/10 है ना। r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू अगर 20 है तो f की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, 10। ठीक है, तो 1/v अपेरेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/10 माइनस 1/20, तो ये कितना आया, 1/20 आया, वो भी पॉजिटिव। तो v अपेरेंट इज इक्वल टू प्लस का 20। तो वस्तु अगर वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी ऑल्दो, लेकिन फिर भी हमने कर दी, फिर भी हमने कर दी। हम अगले आदमी मानते नहीं है। चलिए, ये लिख रहा है एरर, काहे का एरर, अगले। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पुआपा। क्या कहते हैं बेटा, पुआपा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यस बेटा, जिन क्वेश्चंस पर पीवाईक्यू नहीं लिखा है वो कॉपी में करने हैं, वो कॉपी में लिखने हैं। और कई बार ना, जैसे लास्ट टाइम पर हमने थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाए थे, वो आप स्किप कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं लिखने, पीवाईक्यू नहीं लिखने, पीवाईक्यू नहीं लिखने, ठीक है, बरोबर। और सभी क्वेश्चंस लिखने हैं, अगर कोई नहीं लिखना हुआ कॉपी में तो मैं बोल दूंगा कि कॉपी में नहीं लिखना। अब चलो, बहुत महत्वपूर्ण घटना जिसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये घटना कब होती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब बेटा यहाँ पर अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण अंग्रेजी में इसको कैसा है, क्रिटिकल एंगल। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा इसको, क्रिटिकल एंगल। तो सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उनका सुनो, यहीं से फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कहानी आएगी। तो हम कहते हैं यह सघन माध्यम में, यह सघन माध्यम में आपतन कोण होता है, आपतन कोण होता है जिसके लिए परावर्तन, परावर्तन नहीं, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आंतरिक अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है। समझिए बेटा, थोड़ा सा फील लीजिए इसका। हमने कहा यहाँ पर कोई मीडियम बाउंड्री थी, ऐसी क्या थी बेटा, मीडियम बाउंड्री। यहाँ पर हमने खींच रखा है बेटा अविलंब, है ना, 2-3 जगह पर परावर्तन कराते हैं। सुनना, ये अविलंब खींचे, मीडियम बाउंड्री, इधर का माध्यम सघन, इधर का माध्यम विरल। अपन सबको पता है कि जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं, हम नहीं प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर भागती है, तो हम प्रकाश किरण लेते हैं। हमने प्रकाश किरण यहाँ बुलाई, ठीक है, अब प्रकाश किरण यहाँ आई, ठीक है, अब वो कहाँ चली गई, इधर चली गई, अविलंब से दूर भागी, अविलंब से दूर भागी। अब हमने कहा अगर हम ये आपतन कोण, दिस इज आपतन कोण एंड दिस इज परावर्तन कोण, एक आपतन कोण है और एक परावर्तन कोण। अब हम अगर आई का मान और बढ़ाएंगे तो आर का मान और बढ़ेगा, पहले से ही आई कम आर ज्यादा, क्योंकि ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम में कोण बड़ा, किरण फैल के चलेगी, सघन से विरल में जा रही है, किरण फैल के चलेगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अब हम आई को और बढ़ाएंगे तो आर और बढ़ेगा, तो सर चलो बढ़ा लो। अब हमने कहा कि आई को और बढ़ाया, आई को और बढ़ाया तो आर और बढ़ गया, आर और बढ़ गया, ऐसा सीन हो गया लल्लू, ऐसा सीन हो गया लल्लू। अब हमने कहा हम आई को और बढ़ाएंगे, हम तो आई को और बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे आई को। हमने आई को और बढ़ाया, हमने आई को पहले से और बढ़ा दिया, आई को और बढ़ाया। तो जब हमने बेटा आई को और बढ़ाया, आई को और बढ़ाया तो ये और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, ठीक है। अब कब तक बढ़ेगा, तो हमने कहा ये और बढ़ के ऐसा हो गया। कभी ना कभी ऐसा होगा कि आई बढ़ा रहे हैं, आर बढ़ रहा है, आई बढ़ाया आर बढ़ा, आई बढ़ाया आर और बढ़ा, तो कभी कभी ऐसा, कभी ना कभी ऐसा होगा बेटा कि आर बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा। आंसर ऐसी सिचुएशन भी आएगी, ऐसी सिचुएशन भी आएगी, ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आर का मान 90 डिग्री हो गया, आर बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आप कहेंगे सर और बढ़ाओ आई को, आई को और बढ़ाओ, फिर देखते हैं क्या होगा। अब आप बताओ कि आई को और बढ़ाएंगे तो आर बढ़ना चाहिए, आई को और बढ़ाएं तो आर और बढ़ना चाहिए, खुद ही बताओ बेटा। अब आर और बढ़ सकता है क्या, आर और बढ़ सकता है क्या, आर और बढ़ सकता है क्या, बताओ कभी में, आर और ना बढ़ सके तो फिर क्या होगा, हम आई तो बढ़ा सकते हैं, आई के पास संभावना है और बढ़ने की, आई के पास संभावना है और बढ़ने की, आर नहीं बढ़ा सकता। तो किसी जिद्दी आदमी ने कहा कि हम तो बढ़ाएंगे, तुम्हें जो करना है सो कर लो, हम आई और बढ़ाएंगे। तो प्रकाश कण रूठ गई कि हम उस माध्यम में जाएंगे नहीं, लौट के यहीं आ जाएंगे। क्यों, आर बढ़ ही नहीं सकता ना भाई, आर बढ़ चुका, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर जिद्दी आदमी ने और बढ़ा दिया बेटा किसको,
आई को, तो प्रकाश किरण भी जिद्दी, उसने कहा कि तुम बढ़ जाओ, अब हम उस माध्यम में जाएंगे, उस माध्यम में जाएंगे ही नहीं। तो प्रकाश किरण यहाँ किस कोण पर आई, आई पर, किस पर आई, आई पर, और ये वापस लौट आई इसी माध्यम में, कौन, आई पर, कौन, आई पर। अब सुनना, ध्यान से सुनिएगा भाई, इसलिए नहीं जा पाएगी दूसरे माध्यम में, और नहीं बढ़ सकता, 90 डिग्री से कैसे बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का अधिकतम कोण हम अविलंब से नापते हैं, कौन अविलंब से नापा भाई, अविलंब से नापा, इधर कोण बढ़ा 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 बढ़ा, अधिकतम कितना हो गया, 90 डिग्री। पूछ रहे सर और क्यों नहीं बढ़ सकता, 90 डिग्री हो गया, हमका और बढ़ा, हमका और बढ़ाएंगे तो उसी माध्यम में वापस आ गया ना, फिर परावर्तन हुआ, सॉरी अपवर्तन हुआ कहाँ, दूसरे माध्यम में किरण गई कहाँ, तो फिर किरण दूसरे माध्यम में जाती नहीं, वो अपना परावर्तन करा लेती है। हमें अपवर्तन करानी नहीं है भैया, तुम बहुत जिद्दी हो गए, अब हम अपना परावर्तन ही करा लेते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, अपवर्तन का, परावर्तन का। अच्छा, यहाँ देखो क्या हो रहा है, अपवर्तन, लेकिन आपको पता है कि अपवर्तन की हर एक घटना में प्रकाश कण का कुछ ना कुछ भाग परावर्तित अवश्य होता है, तो यहाँ पर भी प्रकाश कण का कुछ ना कुछ भाग बेटा परावर्तित हो रहा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ से इंटेंसिटी कितनी, 100%, मान लीजिए यहाँ कितना चला गया, 90% चला गया, अपवर्तित हो गया, तो 10% तो बेटा अभी भी परावर्तित हो रहा होगा। ऐसे इस केस में अपवर्तन हो रहा है, नो डाउट, लेकिन कुछ भाग परावर्तित भी हो रहा होगा, परावर्तित भी हो रहा होगा। ये लिमिटिंग कंडीशन हो गई कि प्रकाश कण जस्ट अपवर्तित हो पा रही है, जस्ट अपवर्तित। इसके बाद हम अपवर्तित नहीं हो रही, अपवर्तित नहीं हो रही है, प्रकाश कण परावर्तित हो गई, तो क्या प्रकाश कण तो यहाँ भी परावर्तित हो रही थी, तो आप कहेंगे सर यहाँ परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन हो रहा था, और मेनली तो अपवर्तन हो रहा था, परावर्तन थोड़ा सा भाग हो रहा था। यहाँ पर पूरा का पूरा भाग, पूरा भाग अंदर आ गया, पूरा का पूरा भाग परावर्तित हो गया, तो इसका नाम हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन तो यहाँ भी है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, परावर्तन यहाँ भी हो रहा है, बट दिस इज नॉट पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि किरण बाहर भी गई है, किरण बाहर भी गई है यहाँ पर, मेजर पार्ट बाहर ही जा रहा है, यहाँ पर बाहर बिल्कुल भी पार्ट नहीं गया, पूरा का पूरा अंदर लौटा है, तो हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ मेनली है ना, इसको हम कह सकते हैं 10% परावर्तन, परावर्तन, और ये 100% परावर्तन हो गया भैया, 100% परावर्तन। ठीक है, इसको ही अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो मैं शॉर्ट में इसको TIR लिखूंगा, शॉर्ट में क्या लिखूंगा बेटा, TIR, है ना, क्योंकि आप समझो नहीं समझो, को कौन सा फूपा नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इससे अच्छा इंग्लिश में देख लो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्रांति कोण कौन सा वाला डायग्राम है, इसमें सामने 4 डायग्राम बनाए हुए हैं, दिस इज पहला वाला, सर कमेंट खोलोगे तब बताएंगे ना, कमेंट खोले हैं, दूसरा वाला डायग्राम, तीसरा वाला डायग्राम, चौथा वाला डायग्राम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहां पर परिभाषित है, तो सर आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन, इस कोण के लिए प्रकाश कण जस्ट बाहर निकल रही है, इससे हम जैसे थोड़ा सा कोण बढ़ाएंगे, थोड़ा सा चिटी भर कोण बढ़ा दो, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो थर्ड वाला केस में जो आपतन कोण है, यही क्रिटिकल एंगल है, इसको हम थीटा सी से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, थीटा सी से, क्रिटिकल एंगल बोले तो इसको थीटा सी से प्रदर्शित करते हैं। थीटा मतलब कौन, सी मतलब क्रिटिकल। ये वो 4 लिख रहा है, पगला अनपढ़ है, हिंदी में लिखी हुई है परिभाषा, हिंदी में परिभाषा लिखी हुई है, ये पगला अनपढ़ है। देखो यह सघन माध्यम में आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाए, तीसरा वाला। सो दिस इज द पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओ माय गॉड, तो बेटा कदाचित हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब भी हम बात करेंगे तो इसको हम कह देते हैं, इसका हमने नाम रख दिया कि लिमिटिंग रे डायग्राम। लिमिटिंग रे है, यही रे डिसाइड कर रही है कि प्रकाश कण बाहर जाएगी कि ना जाएगी। प्रकाश कण आई, अपवर्तन कोण 90 डिग्री भैया, अपवर्तन कोण 90 डिग्री भैया, दिस इज नॉर्मल। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, तो आपतन कोण को हम क्या कहने लगेंगे, क्रांतिक कोण। और जब इस प्रकार से किरण जाती है तो इस किरण को हम कह देते हैं सीमांतरिक। सीमांत का मतलब क्या होता है, लिमिट, क्योंकि इसके पहले अगर हम कोण को इससे कम करें तो अपवर्तन होगा, प्रकाश कण उधर चली जाएगी, इससे कम करें तो, इससे बढ़ा देंगे तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो ये कोण, ये हमका ये रे डायग्राम एक लिमिटिंग चीज है, लिमिटिंग चीज है कि इस कोण के बाद इस कोण के ऊपर अगर हम और बढ़ा देंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और कम कर देंगे तो अपवर्तन ना। लिमिटिंग चीज क्या होती है, कोई डिसाइडिंग नंबर, जैसे हम कहते हैं 33 मार्क्स 33 मार्क्स जीवन में बड़े डिसाइडिंग होते हैं भैया। अगर आप सब तो पढ़ने लिखने वाले हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हैं, 75% मार्क्स ये क्रिटिकल मार्क्स है जेई के लिए, जेई में अपीयर होने के मतलब आईआईटी एनआईटी के लिए क्रिटिकल मार्क्स हैं। अगर आपके 75 से ज्यादा हैं तो आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, अगर 75 से कम है तो आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। दूसरे भी अच्छे कॉलेज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अभी कोशिश करना भैया, क्या कर रहे हो, 80 85 95% लाने का, है ना, 95% लाने का कोशिश करना। 33 नंबर, 33 मार्क्स, पहला टारगेट क्या होता है लड़कों का, लड़कों का पहला टारगेट क्या होता है, 33 मार्क्स, 33 मार्क्स, 33 ऊपर तो 33 या 33 ऊपर पास, 33 नीचे फेल, तो 33 क्या है, पास और फेल होने के लिए क्रिटिकल मार्क्स है। हम इसको कह सकते हैं लिमिटिंग मार्क्स, लिमिटिंग मार्क्स, लिमिटिंग मार्क्स कह सकते हैं, समझ रहे हो बात को, है ना। लड़कों का टारगेट यही होता है, लड़कों का। हमारी क्लास में एक लड़की थी, उसने 99 नंबर लाई, 99 नंबर, सभी उससे दोस्ती तोड़ ली, सभी उसकी कट्टी हो गए, कट्टी है, इतने में हम 3 पास हो जाते तब तो अकेले लेके आइए, ऐसा जायज है क्या, सब लोग कट्टी हो गए इसलिए, 3 लड़के पास हो जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमें क्रांतिक कोण ज्ञात करना है तो हमने कहा देखो यहाँ पर अपन कह देते हैं म्यू डेंसर मीडियम का, ये म्यू रेयर मीडियम, समझ गए, इंग्लिश में डेंसर रेयर, विरल सघन, विरल सघन। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, म्यू 1 म्यू 2 भी नाम दे सकते हैं, डजंट मैटर, म्यू 1 नाम दे दो, म्यू 2 नाम दे दो। ठीक है, स्पेस का नियम लगाओ भाई, यहाँ पर स्पेस का नियम लगाओ, तो देखो थीटा सी म्यू 1 में बन रहा है या डेंसर मीडियम में बन रहा है, तो म्यू डेंसर का साइन थीटा सी इज इक्वल टू यहाँ का मीडियम हमने म्यू आर बोला है, साइन यहाँ एंगल कितना बन रहा है इस मीडियम में 90 डिग्री, कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू रेयर का अपॉन म्यू डेंसर मीडियम। या ऑब्वियसली साइन थीटा का मान आप जानते हैं 1 से कम होता है, तो ऊपर म्यू कम वाला नीचे म्यू ज्यादा वाला। क्या ऊपर का म्यू ज्यादा हो सकता है, हमने कहा अगर ऊपर का मान ज्यादा हुआ नीचे का कम तो मान 1 से ज्यादा हो जाएगा, और साइन थीटा का मान कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं, और याद नहीं रखना तो कोई जरूरी नहीं है ना, आधी लाइन की कैलकुलेशन है ना, क्रांतिक कोण का मान हम याद कर लेते हैं बड़ी आसानी से।
इस पर हम अभी आएंगे। अब कई बार बेटा हमें पता कैसे चलता है पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम क्या मान से ना। देखो देखो जब अपन सवाल सॉल्व करते हैं, सवालों में सवाल सवाल में बेटा कहीं पर ऐसा हुआ, सवाल में कभी कभी साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा का मान कोई भी एंगल, साइन ऑफ एंगल थीटा का मान अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर साइन थीटा का मान इससे ज्यादा होगा तो हम कहेंगे देयर इज समथिंग गड़बड़, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग गड़बड़, गड़ देयर इज समथिंग गड़बड़, गड़बड़ है ना, या गड़बड़ भी कह सकते हो, गड़बड़ भी कह सकते हो, एक ही बात है, गड़बड़ और गड़बड़ एक ही बात है। देयर इज समथिंग गड़बड़, गड़बड़ क्या होता है? गड़बड़ क्या होता है कि इसका मतलब है टी आई आर हो गया, टी आई आर हो गया, जहां पर भी जिस सतह पर भी अगर साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा हो गया तो देयर इज समथिंग गड़बड़, देयर इज समथिंग गड़बड़, गड़बड़ मींस इसका मतलब है टी आई आर हो गया भैया। साइन थीटा का मान कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, अर्थात ये वाला थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। थीटा अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ क्या है? पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। सर एक लफू साइड मतलब ऐसे ही, मतलब इन जनरल ऐसे ही भाई। यहाँ का म्यू बराबर हमने ले लिया है कितना? म्यू बराबर हमने 1.2 लिया है, ठीक है म्यू, और यहाँ का म्यू इज इक्वल टू हमने लिया है, म्यू इज इक्वल टू लिया है 2.4, 2.4 लिया है, 2.4 लिया है, ठीक है। कुछ बनेगा क्या? प्रकाशकरण कितने डिग्री पर आई? तो पाईजान प्रकाशकरण यहाँ पर आई 45 डिग्री पर। ये अभिलंब है पाईजान, दिस इज अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। तो देखो बेटा कभी भी सवाल में ऐसा दिया हो ना प्रकाशकरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो हमेशा साइड में ये चीज रखना, कहीं पूर्णांतरिक परावर्तन तो नहीं हो गया, कहीं पू आपा तो नहीं हो गया, साइड में हमेशा रखना। ठीक, हमने कहा ये आपतन कोण आई का मान कितना दिया गया आपको? 45 डिग्री, 45 डिग्री। हमने कहा आपसे कह दें शर्म आ रही है, कह दे शर्म आ रही है, हमने आपसे कहा कि विचलन कोण निकालिए, विचलन कोण, विचलन कोण कुल बनते ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा कि अरे तुरंत वैध अच्छा प्रकाशकरण तुम इधर से आइयो, प्रकाशकरण तुम इधर से आइयो, तुम इधर चली गई हो, ये कोण कितना है आर, ये कोण कितना आर, स्नेल लॉ ठोक दो, यहाँ पर स्नेल लॉ को ठोक दो, ठोक रहे। तो देखो इस माध्यम का वर्तनांक 2.4, कोण कितना बन है इस माध्यम में? sin 45 डिग्री, इसमें 1.2, ठीक है, साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर। तो देखना भाई साहब, हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें साइन आर की वैल्यू, तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 1.2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। इधर काटा कूटा मचाएं तो ये कितना आ गया? 2/√2। अब हमारे पास क्या होगा? वी विल हैव साइन आर इज इक्वल टू 2/√2। दिस कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 अपॉन √2 से √2 गई। तो साइन आर का मान कितना आ गया? साइन आर का मान कितना आ गया? √2। आर का मान कितना आ गया? आर का मान आ गया साइन इनवर्स √2, साइन इनवर्स √2। विचलन कितना आ गया? विचलन। तो अपवर्तन के केस में हम विचलन क्या लिखते थे? r माइनस आई, मतलब बड़े कोण में से छोटे वाले कोण को घटा दो, बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा दो। तो विचलन जिसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते थे, तो r का मान कितना आ गया? साइन इनवर्स √2 माइनस 45, या 45 लिख देंगे, पाई/4 लिख देंगे, ठीक है ना। मोड हटाना चाहो हटा दो, क्योंकि r बड़ा है, प्रकाशकरण सघन से विरल में जा रही है। सर पता कैसे चला? इसका म्यू ज्यादा है तो दिस इज सघन, ये म्यू कम है तो दिस इज विरल, विरल। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? हाँ बेटा तुम्हें समझ में कम आएगा, तुम्हें कैसे पता चल रहा होगा यार कि √2 से √2 कट जाता है? ये नियम तुमने पढ़ा ही नहीं है, सॉरी तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें बताया ही नहीं गया ये नियम, इस संसार की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं बेटा, परेशान मत हो। लेकिन भैया भैया गड़बड़ तो यही हो गई, गड़बड़ तो यही हो गई पकड़ लिया बेटा, यही गड़बड़ हो गई। तो यहाँ से हमें पता दिख रहा है कि साइन आर है, इसका मान ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, √2 मतलब ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब देयर इज समथिंग गड़बड़, इसका मतलब है बेटा देयर इज समथिंग गड़बड़। सो व्हाट इज गड़बड़ बरखुरदार? व्हाट इज गड़बड़? गड़बड़ ये है कि यहाँ पर पुआपा हो गया, नॉट पॉसिबल, अर्थात टी आई आर होगा, समझ गए? टी आई आर होगा, बोलेंगे नहीं समझ में, टी आई आर हो रहा है, अपन को पकड़ना पड़ेगा भैया, पकड़ना पड़ेगा कि टी आई आर हो रहा है, बरोबर। अब तो विचलन कोण का मान हमसे पूछा, तो विचलन कोण गया है ना, हम बोलो अपवर्तन हो ही नहीं रहा, तो आप कैसे निकालें, कैसे निकालें? तो आपको एक ऑप्शन में कुछ मान दिया गया, दूसरे में कुछ मान दिया, तीसरे में कुछ मान दिया गया, चलो हम ऐसे ही दे देते हैं। एक ऑप्शन में आपको मान दिया गया 90 डिग्री, एक ऑप्शन में आपको मान दिया गया 60 डिग्री, एक ऑप्शन में मान दिया गया 30 डिग्री, डी ऑप्शन में मान दिया गया कि आंकड़े अपर्याप्त, डेटा अपर्याप्त। आंसर क्या टिक करके आओगे? आंसर क्या टिक करके आओगे? जल्दी बोलो। ये यार क्या होता है बेटा? पुआपा होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। ऐसे कह रहे हैं पकड़ा गया, पकड़ा गया बेटा, हमने पकड़ के एग्जांपल दिया था कि टी आई आर हो, पकड़ के ही एग्जांपल दिया था कि टी आई आर हो। आने लगा हमारे प्यारे बच्चों का जवाब, आने लगा प्यारे बच्चों का जवाब, डी ऑप्शन। हेलो हाँ हाँ बताइए, कुछ अर्जेंट है मत बताओ ना, किस साइड का बताइए। ठीक ठीक है, नहीं तो कोचिंग जाओ तो मैं दे जाऊंगा, बता देना, मैसेज ड्रॉप कर देना। तो जो लोग डी कह रहे हैं उन्हें ये तो पता ही नहीं कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, क्या परावर्तन नहीं हो रहा है, आंकड़े पर्याप्त। अरे पगलू, हमें पता चल गया पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन।
अर्थात परावर्तन। और परावर्तन में हमने विचलन कोण नहीं पढ़ा था क्या पगलेट्स? परावर्तन में हमने विचलन कोण नहीं पढ़ा था। विचलन कोण कितना होता था? वो होता था 180 माइनस 2i। याद करो। अरे तुम भूले हो, भूले सर हो। मैंने ऐसा दिया तो फैल गए। अरे परावर्तन हो रहा है, हमने पता कर दिया ना कि परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन में विचलन, परावर्तन में विचलन, परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन में सोचेंगे कि विचलन हमने पढ़ा है क्या? परावर्तन चाहे दर्पण से हो चाहे सतह से हो, कहीं से भी परावर्तन हो, परावर्तन के नियम तो वही रहेंगे, बदल थोड़ी ना जाएंगे। 180 माइनस 2i होता था दोस्त, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i का मान कितना? 45। तो डेल्टा का मान कितना आया? 90। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार गड़बड़ कर ली, कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है, सबसे होती है गलतियां, आगे गलती मत करना, आगे गलती मत करना भाई। शाबाश शाबाश बेटा, है ना? तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखो बड़ी चीज, विचलन कोण डेल्टा तथा आपतन कोण आई के मध्य ग्राफ जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ग्राफ हमने कहीं आगे बनाया हुआ है क्या? चलो नहीं बनाया तो हम बना देता है, हम बना देता है, हमको आता है, ऐसा थोड़ा ना कि बना नहीं है, तुमको आता नहीं है। बचपन में नहीं आता था हमको, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया ना, तुम लोगों ने कंफर्म भी कर दिया कि सर तू बुढ़ा गया है मास्टर तू। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमने लिया है आई और यहाँ पर लिया विचलन कोण, यहाँ पर लिया विचलन कोण, है ना? बी केयरफुल। हमने कहा यहाँ पर आई बराबर कितना होगा सर? यहाँ पर आई बराबर होगा 0। अब यहाँ से आई बड़ा, तो यहाँ तक हम गए आई बराबर थीटा सी। ध्यान देना, यहाँ अपवर्तन, इसके बाद परावर्तन। इस रीजन में अपन देखें कि आई बराबर थीटा सी हो गया, तो यहाँ पर आई का मान ग्रेटर देन थीटा सी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? टी आई आर होगा। और इस रीजन में आई का मान कम होगा थीटा सी से, तो इस रीजन में क्या होगा? अपवर्तन होगा, अपवर्तन। तो बेटा ये जो ग्राफ होता है ना, वो सरल रेखा नहीं होता है, मैं अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर ये तो क्या है बेटा? एक लिमिटिंग कंडीशन है, ये हम कहेंगे कि वो है जहां से चीजें बदलती हैं, वही समझ सकते हो, लिमिटिंग चीज है, लिमिटिंग चीज। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? अपवर्तन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? अपवर्तन। ऐसे यहां से यहां तक अपवर्तन होगा। ठीक है, आई बढ़ाएंगे बेटा तो ये ग्राफ विचलन बढ़ेगा, आई बढ़ाएंगे तो विचलन बढ़ेगा। ठीक है, सडनली इस पॉइंट के बाद टीआईआर होगा, तो ग्राफ कैसा बनने लगेगा भैया? टीआईआर होगा तो ग्राफ ऐसे बनने लगेगा सडनली। और आई का मान अधिकतम कितना हो सकता है? 90, उससे ज्यादा तो आई हो ही नहीं सकता है। आई और आर अविलंब से नापे जाते हैं, तो अधिकतम मान कितना हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, पहले तो इस भाग को देख लो सर, इस भाग में कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा किसमें? परावर्तन में। डेल्टा किसमें? परावर्तन में। तो हमने लिखा पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। तो ये डेल्टा पर ने बाई एक्स पे लिया है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आई हमने कहा लिया एक्स एक्स पर। तो ये ग्राफ बनेगा, बेटा एक सरल रेखा नेगेटिव स्लोप वाली, ठीक है, ये इसका ग्राफ है भैया, इसका ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें डेल्टा की, यहाँ ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, इसको कहते हैं स्टेप डिसकंटिन्यूटी। मैथमेटिक्स में शायद अगर आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी होगी, अब तो हो गया होगा ना बेटा कैलकुलस, है ना? तो इसको बोलते हैं स्टेप डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। कैसा है? असतत है ना? ऐसा। तो यहाँ पर विचलन कोण का मान कितना हुआ? इस जगह विचलन कोण का मान है पाई माइनस 2 थीटा सी। इनफैक्ट आई का मान कितना? थीटा सी है, आई का मान कितना? थीटा सी। तो पाई माइनस 2 आई, तो पाई माइनस 2 थीटा सी लिख सकते हो आप, 2i, है ना? और बेसिकली ये कितना हो गया? पाई माइनस 2 थीटा सी, बिकॉज आई इज इक्वल टू सी। तो ये तो आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप सोच यहाँ सकते हो कि मास्टर तुम पगलेट हो, मास्टर तुम कैसे हो पगलेट? डेल्टा बराबर आर माइनस आई होता है, डेल्टा बराबर क्या होता है? आर माइनस आई, है ना मास्टर? हमने कहा। अब आप कहोगे सामने बाई एक्स पर क्या लिया हुआ? डेल्टा, बाई एक्स पर क्या लिया हुआ? डेल्टा। तो डेल्टा क्या लिख दो भाई, यहाँ रहने दो आर, और एक्स एक्स पर क्या लिया हुआ है? आई, तो आई की जगह क्या लिखो? एक्स। तो मास्टर, अरे मास्टर तिरकुट हो गया तुम, ये भी तो सरल रेखा आ रहा है विद नेगेटिव स्लोप। हमने कहा ओ माय गॉड, हमसे तो गलती हो गई। गलती नहीं, ब्लंडर हो गया भैया, ब्लंडर। उनका ब्लंडर कुछ नहीं हुआ, गलती कुछ नहीं होता, ध्यान से सुनो, गलती कुछ नहीं होता, ध्यान से सुनो, कमेंट में लगे हो तुम। हमने कहा कांस्टेंट है क्या? आर कांस्टेंट है क्या? ये सरल रेखा तब होता जब ये कांस्टेंट होता। बाई इज इक्वल टू, हम इसको सी कहते हैं, चलो ठीक है, एम का मान कितना है? 1। ये आर कांस्टेंट है क्या? नहीं है, आई बदलेगा, आर बदलेगा, आर कांस्टेंट नहीं है भाई, आर इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल। आई को बदलो, आई बढ़ेगा, आर नियत रहेगा क्या? आई यहाँ 0, आई बदल गया, आई बदलोगे तो बेटा आर नियत रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो बेटा एक टर्म कांस्टेंट नहीं है, और इसका ग्राफ अगर हम थोड़ी सी कैलकुलस यूज कर लें, आवश्यकता ना है, लेकिन अगर कर लें तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग आता है, इस तरीके इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। ग्राफ कैसा आता है बेटा? इंक्रीजिंग। जरूरत नहीं है। अब कभी ईयर बैच होता है तो ऐसे हमको लगता है कि चलो ठीक है, ये भी रामायण है, बता दो तो बता दो, कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप इस चीज को ध्यान रखना, इस जगह बाई लिख लिया, इस जगह एक्स लिख लिया। अब ऐसे मत कह देना कि सरल रेखा, बिकॉज़ आर इज नॉट कांस्टेंट, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सरल रेखा नहीं आएगा, इस तरीके का ग्राफ बनता है। हाँ, और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई। तो हमको पता है कि सर जब आई बराबर कितना होता है? 0, आई बराबर 0 होता है, है ना? आई बराबर 0 चाहे अपवर्तन हो परावर्तन, आर का मान कितना होता है? तो सर जब आई बराबर 0 होता है तो आर भी 0 होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, जब आई 0 है तो आर भी 0, ए भी 0, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। ग्राफ कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से। और अधिकतम कहां तक जाएगा? ये वाला मान कितना होगा? कोई बता पाएगा क्या? इस मान की वैल्यू कोई बता दो बेटा प्रॉपर, कितनी होगी? चलो हम ही बता देते हैं। यहाँ पर जो विचलन है इसका मान होगा 90 माइनस थीटा सी। मास्टर जी क्या कर दिया तूने? मास्टर जी क्या कर दिया? हमने कहा देखो विचलन क्या होता है? विचलन होता है आर माइनस आई, आर माइनस आई। जब आई बराबर थीटा सी है, जब आई बराबर थीटा सी है, तब आर बराबर कितना होगा? जब आई बराबर थीटा सी होता है भैया, आई बराबर थीटा सी होता है, तब आर बराबर 90 हो। वैसे यही तो परिभाषा है, यही तो परिभाषा है। सर दिमाग काम नहीं कर रहा है, चाय चाय अभी आपको देंगे, चाय देंगे, अभी दिमाग काम करेगा। वैसे भी आज हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे भैया। चलिए, आई होप ये ग्राफ आप क्लियर है, थोड़ा दिमाग में रखना। और कोई चलो हमने कहा कोई मायावी वाला कहे कि नहीं मास्टर तुम तो बताओ। हमने कहा देखो आप लिखो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। साइन आर का मान कितना हो गया? हम कहेंगे म्यू 1 अपॉन म्यू 2 साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई। अब इसका अवकलन कर लेना, डी आर अपॉन डी आई निकालना। अब देखना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, प्रोसेस करना।
नहीं, ये भी क्यों निकालना है? ये तो साइन आर का मान हुआ, आर निकालना ना, आर। अब यहाँ से आर निकालना, आर का मान कितना हो गया? आर का मान हो गया साइन इनवर्स, आवश्यकता नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन, आवश्यकता नहीं है, म्यू वन अपॉन म्यू टू साइन आई। बस इसको आप याद रखें, इतने पार्ट को, इंक्रीजिंग होता है, आवश्यकता नहीं है। अब भैया आपको देखना है डी आर अपॉन डी आई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, चलो पता करके आना इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग है, ये रिलेशन है आर और आई के बीच में, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो चेक करके आना कि इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग, डी आर बाई डी, ये निकालना, मतलब डेरिवेटिव लोगे तभी तो पता चलेगा आपको, अवकलन करोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन वर्धमान है, कौन सा ह्रास्यमान है। तो मैं बता देता हूँ, इस फंक्शन को जब आप चेक करोगे अवकलन से, तो ये फंक्शन वर्धमान आएगा, वर्धमान आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। मैं कह रहा है डिक्रीजिंग है पागलू, चलो, लेकिन आवश्यकता नहीं है, फालतू में समय व्यर्थ नहीं करना है, ये काम का चीज है, ये सवाल काम का है। डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग। अब तो बेटे भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल होते हैं इस तरीके से, कहा जाता है एक बिंदु वस्तु h ऊंचाई तक भरे हुए म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव, म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव से भरे टैंक के पैंदे पर स्थित है, स्रोत से प्रकाश वस्तु के ऊपरी पृष्ठ से वृत्ताकार बाहर निकलता हुआ पाया जाता है। तो इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या है? तो इस वृत्ताकार भाग का एरिया, इस वृत्ताकार भाग का एरिया कुड़ू बनते क्या कीजिए। अच्छा जरा सोचो, अपने पास बहुत बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक, हमने नीचे लट्टू रख दिया है ना, वाटर प्रूफ लट्टू नीचे रख दिया, उसमें से प्रकाश आएगा क्या? पूरे पानी में से प्रकाश आएगा? इतना बड़ा टैंक था, यहाँ पर हमने लट्टू रखा, यहाँ पर हमने लट्टू रखा, लट्टू समझते हो ना बल्ब, तो प्रकाश किरणें हर जगह से बाहर आएंगी क्या? ऐसे ऐसे बाहर, हर जगह से प्रकाश किरणें बाहर आएंगी क्या? यस और नो, है ना, ये इतनी लंबाई तक है, हर जगह से प्रकाश किरणें बाहर आएंगी क्या? क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्या लगता है आपको? नहीं आएंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, मैं समझा देता हूँ, फिर कैलकुलेशन करता हूँ, है ना, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, सिंपल भाषा में। हाँ सर, सिंपल भाषा में ही समझा देना, अगर आपने हमको सिंपल भाषा में नहीं समझाया ना मास्टर, तो क्लास के बाहर हम तुमको समझा देंगे हिंदी में, हम कहेंगे चल जुट्टा, क्या कहेंगे हम? चल जुट्टा। आइए, हमने कहा यहाँ पर धरा हमने यहाँ पर धरा लट्टू, हमने यहाँ पर धरा एक लट्टू, धरा का मतलब जानते हो, रखा एक लट्टू। बिल्कुल सही कह रहे हो, बस अपना रिजल्ट देख लेते हैं, है ना। तो देखो जो प्रकाश कण एकदम सीधी गई वो तो सीधी गुजर जाएगी ऐसे, प्रकाश कण सीधी गई ना, वो सीधी गुजर जाएगी ऐसे। अब हमने कहा कि कोई प्रकाश कण किसी कोण पर गई, तो हमने कहा वो भी बाहर चली जाएगी, लेकिन धीमे धीमे देखो आपतन कोण बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जब आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा? क्रांतिक कोण के, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि प्रकाश कण ऐसे जाएगी, आपतन कोण बराबर हो जाएगा किसके? क्रांतिक कोण के, तब प्रकाश कण यहाँ आएगी और ऐसे चली जाएगी, धत तेरी की मास्टर, प्रकाश कण यहाँ चली गई। अब फिर इसके बाद की प्रकाश कण है, अगर इसके बाद भी आप कोई प्रकाश कण लेते हैं भैया, इसके बाद भी कोई प्रकाश कण लेते हैं, तो इसके बाद कहीं पर भी ले लो, उसका हो जाएगा पुआपा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो आई बराबर 0 है, इस केस में आई का मान थोड़ा सा बढ़ा, इस केस में आई का मान थोड़ा सा बढ़ा, इस केस में हम देखेंगे तो आई का मान और बढ़ गया, आई बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने कहा यहाँ पर ही आई बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो गया? थीटा सी के बराबर हो गया। आपतन कोण किसके बराबर हो गया? पाई जान थीटा सी के बराबर हो गया, क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। हमने कहा ओ माय गॉड, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। हमने कहा, तो हमने कहा इसके बाद की जो भी किरणें हैं इनका टीआईआर हो जाएगा, है ना, इसके बाद की ही किरणें बाहर नहीं आएंगी, है ना। इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट अच्छे से लिख लो मैं अपनी कॉपी समझ के, यहाँ टीआईआर हो रहा है, तो इस पॉइंट के बाद की प्रकाश किरणें बाहर नहीं आई। हाँ मास्टर बिल्कुल सही कह रहा हो मास्टर, तुम क्योंकि टीआईआर हो जाएगा, हो जानिया बे, ठीक है, ये तो बाहर चली गई। और ऐसा ही एंड, बिल्कुल ऐसा ही लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड जानते हो, डाबी बाजू, जमनी बाजू नहीं, डाबी बाजू। तुम में से कोई गुजरात का है? गुजराती आती किसी को? कमेंट में 7 लिखना, और कोई मत लिखना, और कोई कमेंट में 7 मत लिखना। आई किल यू मास्टर, थैंक यू सो मच मारे, हमने तुमको पहले ही कहा है जल्दी करो इंतजाम, जल्दी करो बेटा इंतजाम, हमें भी अब जीने की इच्छा नहीं रही। चलिए, तो जैसा राइट साइड हो रहा है बल्ब के, वैसा ही बिल्कुल लेफ्ट साइड होगा, लेकिन हमको एक चीज समझना है कि गुजरात में हिंदी कौन पढ़ता है? गुजरात वाले लोग तो ना, गुजराती भी ना, सॉरी हिंदी भी गुजराती में बोलते हैं, पढ़ते कैसे होंगे यार, बट मैं गुजराती लोगों को रोस्ट नहीं करता। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा, यहाँ पर भी क्रांतिक कोण बनेगा, कैलकुलेशन आप चाहे उधर से कर लो, ये एंगल कितना होगा? थीटा सी होगा, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पर देखो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो गया। इसकी हाइट कितनी हो? वैसे इसकी हाइट बेटा आपको दी जाती है h, हाइट क्या दी जाती है इसको? h। तो अपन देखें, सुनना बेटा ध्यान से, वो भी हो, मैंने भी आपसे यूपी राजस्थान, अरे अब आओ पढ़ते हैं। अब हमने कहा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक
कि प्रकाश किरणें तो बाहर आएंगी इस रीजन से प्रकाश किरणें बाहर आएंगी, और ये रीजन हमें लाइन दिखाई नहीं देगा। कोई बताएगा कि अगर हम ऊपर से देखें तो ये भाग हमें कैसा दिखाई देगा जिसमें से प्रकाश किरणें बाहर आ रही है। अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से उधर बालकनी में यहाँ लेट के देखें तो हमें कैसा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा होगा जिससे प्रकाश किरणें बाहर आ रही है। बताओ जरा, हिम्मत हो तो बताओ। है हिम्मत? सर नहीं है, डरपोक। और कह रहे थे कि फील्डिंग सेट करेंगे मास्टर की। बबुआ, मास्टर ने पता ना कितनों की फील्डिंग सेट कर रखी है। सुना दूं मैं किससे अगर अपनी जवानी के, सुना दूं मैं किससे अगर अपनी जवानी के, तो लल्ला तुम्हारा जितनी बार दिल ना टूटो है ना, उतनी बार हमारी जमानत हो चुकी। आओ आओ, इस सवाल की जमानत जब्त करते हैं, इस सवाल की जमानत जब्त करते हैं। टें, 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 टें। तो ऊपर से जो हमें भाग दिखाई दे रहा होगा वो वृत्ताकार होगा, वो वृत्ताकार होगा। ठीक है, ऐसे। तो इस वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं आर, इस वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी है, आर। इस वृत्त की त्रिज्या मैंने आर मान ली। ठीक है, अब हमें आर का मान निकालना है, आर का मान निकालना है। तो देखो बेटा, आर का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना। ये एंगल थीटा सी, तो ये वाला भी एंगल थीटा सी। अब इधर ध्यान, टाइम पास नहीं, अब टाइम पास नहीं। इधर इधर इधर, ये तो पगला लिख रहा है, हमको रोज कल कहता कि सर हमारा तो एक बार भी दिल नहीं टूटा। अरे पगलेट, ओह मेरे प्यारे पगलेट, दिल तोड़वाने के लिए ना बेटा कोई दिल लगाने वाला होना भी चाहिए ना। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, चिरकुट टाइप, झगड़कटी बस अड्डा टाइप, तो भाई तुमसे कौन दिल लगाएगा, और कोई दिल लगाएगा नहीं तो टूटेगा कैसे पगलेट। तब इधर पढ़ाई पे ध्यान दो। आओ, हमको जो ये छे आर, हमको जो ये छे आर, ये हाइट कितनी है बेटा, ये हाइट कितनी एच। ठीक है, तो हम बड़ी आसानी से दिन दहाड़े लिख सकते हैं टेन थीटा सी, टेन थीटा सी इज इक्वल टू लंब बटे आर बटे एच, आर बटे एच। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया एच टेन थीटा सी, एच टेन थीटा सी। अरे सर ये तो आर मिल गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आर मिल गया, आर मिल गया एच टेन थीटा सी। तो सर जो एरिया पूछा गया है सवाल में, एरिया, एरिया कैसे निकाले, हमने पागल हो क्या, ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है, वृत्त। ऊपर से देखेंगे तो ये सतह वृत्ताकार दिखाई देगी, जहां से प्रकाश निकल रहा होगा वो कैसा भाग होगा बेटा, वृत्ताकार भाग होगा। वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। समझ गए क्या बात को? अब आपको सर टेन थीटा सी का मान कहां से लाओगे, टेन थीटा सी का मान कहां से लाओगे, बताओ। आर का मान तो तुम निकाल लोगे, टेन थीटा सी का मान कहां से लाओगे, ये वही बात कह रहा हूं। देखो ये माफिया बन रहा है, माफिया कमेंट में बेटा। तो हमारी जितनी हिम्मत तो ले आओगे, तुम हमारी जितनी हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन मेरे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। बेटा मैं साधु आदमी, मैं साधु आदमी, ये फिल्म का डायलॉग है, वो बोल रहा हूँ। तुमको क्या लगता है तुम्हारा मास्टर सच में साधु है? ना कोई डॉन, ना कोई माफिया। घर में जिस दिन बर्तन नहीं धोता हूँ ना, बर्तन नहीं धोता हूँ, उस दिन ना मेरी कुटाई हो जाती है, कुटाई हो जाती है। और तुम कह रहे हो कि मास्टर माफिया है। आओ इधर ध्यान दो। नहीं, शोले का डायलॉग नहीं है बेटा, ये डायलॉग है कौन सी मूवी का, शायद चाइना, चाइना करके कुछ है, चाइना करके कुछ है। आओ आओ जल्दी से, जल्दी से। अब देखो बेटा, हमें भटको मत, हमें साइन थीटा की वैल्यू उठानी है, टेन थीटा की वैल्यू उठानी है, जल्दी से। इसकी वैल्यू उठानी है बेटा, टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू उठानी है। तो देखो अपन कैसे लिखेंगे, सेल्स का नियम लगा दो यहाँ पर, सेल्स का नियम लगा दो, यही लगा दो सेल्स का नियम। तो यहाँ का वर्तनांक हमने ले लिया म्यू, तो म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, 1 इंटू साइन 90। तो यहाँ से बेटा हमें साइन थीटा से है ना, इस सतह पर हमने क्या किया, सेल्स का नियम लगाया। तो साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 बाय म्यू। तो टेन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय अंडर द रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये साइन थीटा सी की वैल्यू है। तो टेन थीटा सी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, ऐसा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात खत्म है, सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। ओके, बात क्लियर है क्या? एक बार समझाऊं मुझे इस बात पर, बात क्लियर होनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए। हम्म समझाऊं मुझे भाई, ठीक है। अब ये सवाल ना बदल बदल के पूछते रहते हैं, किसी भाग में किसी सवाल में पूछेंगे कि हमें वो क्षेत्रफल बताओ जहां से प्रकाश बाहर आ रहा है, प्रकाश बाहर आ रहा है। किसी सवाल में पूछेंगे कि बताओ हम कितने क्षेत्रफल की या कितने त्रिज्या की चकती रख दें उसके ऊपर ताकि प्रकाश बाहर ना आए, बिल्कुल भी प्रकाश बाहर ना आए। अब देखो यहाँ से तो प्रकाश बाहर आ नहीं रहा है, यहाँ से प्रकाश बाहर आ नहीं रहा है, यहाँ से प्रकाश बाहर आ नहीं रहा है, प्रकाश सिर्फ यहाँ से बाहर आ रहा है। ये प्रकाश कहाँ से बाहर आ रहा है भाई, यहाँ से बाहर आ रहा है प्रकाश। तो अगर हम इतने ही क्षेत्रफल की पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल की अगर चकती रखते हैं तो प्रकाश नहीं आएगा, तो प्रकाश नहीं आएगा बेटा, ऐसा। चलिए बढ़ जाऊँ आगे, बढ़ जाऊँ। अब देखो हम आगे और थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सर कितनी बातचीत करोगे, थोड़ी सी बातचीत और करते हैं। देखो यहाँ पर और सवाल कैसे हो सकते हैं, और ऐसे सवाल हो सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई देखो बल्ब था तो प्रकाश किरणें बाहर निकल रही हैं,
अगर मान लीजिए यहाँ मछली होती, कई बार कहते हैं कि मछली है, कई बार कहते हैं गोताखोर है, वो कितना भाग देख पाएगा, तो भैया जिस भाग से प्रकाश किरणें बाहर निकलेंगी, जिस भाग से प्रकाश किरणें बाहर निकलेंगी, जिस भाग से प्रकाश किरणें अंदर आएंगी, बेटा उतना ही भाग देख पाएगा। तो कभी क्या करेंगे, बल्ब को बदल देंगे मछली से कि मछली कितना एरिया देख पा रही है, कितना आसमान देख पा, आसमान नहीं कितना एरिया देख पा रही है। गोताखोर, गोताखोर समझते हो, पानी के अंदर डुबकी लगा देते हैं, जो पानी के अंदर डुबकी लगा देते हैं, कितना एरिया देख पा रहे हैं, ऐसा। आगे बढ़े, चलिए सवाल ये रहा कि हमने सवाल होमवर्क क्यों दे दिया था, ये सवाल हमने होमवर्क क्यों दे दिया था। चलो शुरू हो जाओ। गोताखोर ले लिया इन्होंने, क्या ले लिया है, गोताखोर। गोताखोर, आइए आगे आगे बात करते हैं। एक गोताखोर पानी की सतह पर 12 मीटर नीचे, गोताखोर कहां है, पानी की सतह से 12 मीटर नीचे, मतलब एच का मान हो गया, पानी की सतह की गहराई हो गई भाई साहब। एक चिड़िया पानी की सतह से 18 मीटर ऊपर है। यदि गोताखोर की आंख के ठीक ऊपर गोताखोर की चिड़िया पानी की सतह से कितनी दूर है, यार ये तो उसका सवाल नहीं है, ये उसका सवाल नहीं है कि कितना बाहर निकलेगा, ये तो लप्पू सा सवाल है, लप्पू झन्ना, कौन सा झन्ना, लप्पू झन्ना सा सवाल है। देखो लल्ला, इते आओ इते आओ इते आओ, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, इते आओ लल्ला। सीन योस है भाई कि गोताखोर कहां है, पगला यहां पानी में पता नहीं हीरे ढूंढ रहा है। चिड़िया कहां है, चिड़िया को जहां होना चाहिए वही है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया उड़ रही है 18 मीटर ऊपर, चिड़िया 18 मीटर ऊपर उड़ रही है, चिड़िया उड़ी, चिड़िया है, देसी चिड़िया है ना, चिड़िया बर्ड, ठीक है। यहाँ क्या है, ये पगला गोताखोर, गोताखोर है यहाँ। यो गहराई बेटा, ये तो सवाल बहुत आसान है, मुझे कराना नहीं चाहिए, लेकिन मिल गया है तो अपन देख लेते हैं। एक सेकंड दीदी, ये 18 मीटर, यदि आप सही के चले, हमारे बच्चों का मन ही नहीं लग रहा था बिना चाय के। लो बच्चों चाय पी लो, सब लोग चाय पी लो बेटा, रिफ्रेश हो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ जल्दी, कम ऑन एवरीबॉडी। तो देखो कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, डिसाइड करो। गोताखोर को चिड़िया, गोताखोर देखेगा, किसको देखेगा, चिड़िया को, गोताखोर। तो एक्स एपरेंट ऑफ चिड़िया एज सीन बाय गोताखोर, गोताखोर। ये गोताखोर ना शब्द कम गाली ज्यादा लगता है, गोताखोर है ना, इसे कहते हैं मुफ्तखोर, है ना, गोताखोर। आओ, तो एक्स एपरेंट कितना हो जाएगा भैया, तो देख कौन रहा है, चिड़िया, ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर कौन है, नहीं देखना किसको, चिड़िया को, देख कौन रहा है, गोताखोर, गोताखोर का है पानी में, तो म्यू किसका, म्यू किसका, ऑब्जर्वर का, देखने वाले का, ये देखने वाला है, दिस इज द ऑब्जर्वर। तो म्यू किसका, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का है पानी के अंदर। अब इसको यहाँ से यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ देखना है, तो पानी में कितना चलना है, 12 मीटर, पानी में कितना चलना है, 12 मीटर, तो 12 बटे पानी का म्यू, पानी का म्यू 4/3, 12 12, पानी का म्यू कितना, 4/3। फिर इसके बाद चिड़िया को देखना, चिड़िया कहाँ है, हवा में, चिड़िया कहाँ है बेटा, हवा में, तो दूरी 18, तो ये एक्स एपरेंट निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये तो 12 ही हो गया, प्लस 4/3 इंटू ऐसा पहली बार हुआ है, 18, 18 तो उड़ गया, 18 उड़ गया, 6 को 24, 6 को 24, 36 इसका करेक्ट आंसर भाई साहब। गोताखोर को चिड़िया पानी की सतह से, हमें दूरी कहां से ज्ञात करनी है, पानी की सतह से, तो 12 हटाओ, आंसर विल बी 24। तो ये डिस्टेंस कहां से आई है, ये 36 सेंटीमीटर आई है गोताखोर से, गोताखोर ये डिस्टेंस कहां से आई है, गोताखोर से। हमने कहा पानी की सतह से, पानी की सतह है, पानी की सतह से कितना हुआ माय डियर फ्रेंड, 36 माइनस 12 हटाओ 24 मीटर। 0-1 खेल जा दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में पढ़ाया था। ये सवाल भी बेटा हमने अगर पहले होमवर्क दिया था तो गलती से दिया था, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब वर्तमान का मान याद करना है, कहां करा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो बेटा मैं बनाता हूं डायग्राम प्रॉपर, ये डायग्राम सारूनथी, ये डायग्राम बेटा सारूनथी, एक मिनट दोस्तों बस, ये इतना ही है, इतना ही है, और यहाँ पर सतह आ गई अपनी, यहाँ पर क्या आ गई, सतह आ गई। अब ये चाहते हैं कि इस सतह पर टीआईआर हो जाए, ये क्या चाहते हैं कि इस सतह पर टीआईआर हो जाए, टीआईआर मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए इस सतह पर। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बेटा जितने भी सवाल है, अप्रोच आप यही रखना कि पहले कराना ग्रेजिंग इमरजेंस, भूल जाओ नाम को, अंग्रेजी बोल दिया, पहले आप लिमिटिंग रे बना देना, लिमिटिंग रे मतलब प्रकाश कण जस्ट बाहर जा रही है, प्रकाश कण कहां जा रही है भाई साहब, जस्ट बाहर जा रही है, लिमिटिंग रे बनाइएगा। तो सर हमने लिमिटिंग रे बना दी, क्या बना दिया, लिमिटिंग रे। ऐसे प्रकाश कण पहले तो यहाँ से इधर आई, प्रकाश कण यहाँ से आई, अब प्रकाश कण यहाँ पर आपतित हुई और फिर इधर चली जाए, इधर चली जाए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, ये क्या हो जाएगा बेटा, थीटा सी, थीटा सी। अब अगर ये वाला कोण थीटा सी से ज्यादा कर देंगे तो प्रकाश कण का यहाँ पर टीआईआर हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा बात को, पहले इसके बारे में थम्स अप समझाऊं, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। हर केस में ऐसे ही होगा कि आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना होगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बचाना होगा। तरीका क्या होगा, आप लाइट रे बुलाओ, लाइट रे बुलाओ, ठीक है, लाइट रे यहाँ पर आई, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, ग्रेजिंग इमरजेंस कहते हैं इसको, ये हम कहें लिमिटिंग रे बना दो, ठीक है। तो ये कौन हो गया, थीटा सी, ये थीटा सी हो गया। अब हम कहेंगे अगर ये वाला कोण थीटा सी से ज्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, अगर ये वाला कोण थीटा सी से कम रहा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो हम बराबर वाली कंडीशन निकाल लेते हैं। आइए दोस्तों, ये पोल तुम कहां घूम रहे हो, ये एंगल कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ का बटरंग कितना है म्यू, तो देखो हम sin थीटा सी डायरेक्ट लिख रहे हैं, sin थीटा सी, ए यार sin थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू, ऐसे 1/म्यू, sin थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1/म्यू हो गया। सही बात है, सही बात है। अब ये एंगल कितना साहब 90 है, तो हमने कहा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा साहब, वो एंगल 90 है ना, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा सी, हम कहेंगे ओ माय गॉड यू आर राइट, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा सी। अब हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यहाँ पर स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाहर का मीडियम कितना 1 इंटू sin 45 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ का मीडियम कितना है म्यू इंटू साइन ऑफ
साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सी, 90 माइनस थीटा सी। तो साइन 45 की वैल्यू मेरे गांव में होती है √2, हाउ मच 1/√2 म्यू cos 90 माइनस थीटा सी इज cos थीटा सी इज cos थीटा सी। ओ माय गॉड, अब तो मैं सूझ हुई है। हमें म्यू का मान चाहिए है, तो चाहे यहां से खेल लो, यहां से खेल लो, म्यू का मान हम लिखें, चलो cos थीटा सी का मान निकाल लो यहां से, मास्टर हिम्मत हो तो cos थीटा सी का मान निकाल लो। तो उनका हिम्मत तो बहुत है, चलो ऐसे लिख लो, देखो cos थीटा सी को मैं ऐसे लिख दूंगा, cos थीटा सी इज इक्वल टू अंदर डालो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा सी, है ना। पूरा ब्रह्मांड जानता है दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पूरा ब्रह्मांड जानता है, वहीं से हमने मान निकाला है। तो cos थीटा सी इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर द रूट 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर, है ना। तो cos थीटा सी का मान कितना हो गया, अंडर द रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। ये आप वैसे भी कर सकते थे, है ना, लंब बटे आधार से, या क्या कहते हैं आधार बटे कर्ण से, किसी भी तरीके से कर लो, हमको ये तरीका अच्छा लगा। अब बस बेटा इसका मान उठा के यहाँ पटक दो, रखना मत, बड़ी मुश्किल से मान उठा के पटक दो इसको। तो 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इनटू cos थीटा सी का मान कितना, अंडर द रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो भाई साहब, तो इधर 1/2 हो गया, इधर म्यू स्क्वायर होगा, कितना बढ़िया चीज मिलेगा अपने को, तेरी की म्यू स्क्वायर माइनस 1 मिला अपॉन में म्यू स्क्वायर, यो गए, इसको इधर बुला लो, तो म्यू की वैल्यू लूत ली बाई 2 कितनी आ गई, लूत ली बाई 2। ऐसा समझ गए बेटा बात को? अरे बोलो भाई, सर समझ गए। गोताखोर वाला एक सवाल और, चलो दोस्तों आज का आखिरी सवाल, अब हम नहीं करेगा, ये आप करेगा। हम नहीं करेगा ये सवाल। मैं बेटा वैसे कर देता है सवाल, लेकिन कठिन है बेटा, हमको आता नहीं है ये वाला। रिपोल तो दिया ही नहीं हो मास्टर तुम। वी इज राइट, मैं बोल देना भूल गया था। न्यूटन कितने व्यास की शक्ति रखी जानी चाहिए, तो देखो मुझे तो अभी अपन ने जल्दी ज्ञात किया था, r इज इक्वल टू h tan थीटा सी, ठीक है। और tan थीटा सी का मान अपन ने कितना निकाल लिया था, है ना। sin थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू था, 1/म्यू था। तो tan थीटा सी की वैल्यू कितनी मिल गई थी, 1 अंडर द रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। यस सर। तो r की वैल्यू कितनी हुई, r इज इक्वल टू h इनटू 1 अपॉन अंडर द रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो r की वैल्यू कितनी हुई, r इज इक्वल टू व्हाट इज h हियर, इट इज 4 इनटू 1 अपॉन अंडर द रूट 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये त्रिज्या आएगी बेटा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या आएगी त्रिज्या, इतना उल्टा सीधा मान आ रहा है, हमने 4/3 लिखा ही गलत है, हमें तुम वही पगले। इसका मान है बेटा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें भाई साहब, तो ये 4 आया, 3 का वर्ग ऊपर 3 और 5 माइनस 9, ये कितना बचा नीचे 4 होता है, ये कट गया। इसका मान कितना आया 3 मीटर। हमें निकालना है व्यास, व्यास क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना 3, व्यास कितना गया 6 मीटर। तो 6 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। अगर एरिया पूछते तो हम एरिया भी निकाल लेते, तो यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ मैं आपको और होमवर्क दूंगा। देखो क्रांति कोण हम पढ़ भी नहीं रहा, इसमें लिखा है कि क्रांति कोण का मान बताइए, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने कहा sin थीटा सीधे कैसे, म्यू अपॉन म्यू, sin थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू, ऊपर कम वाला म्यू 4/3, ऊपर 4/3, नीचे 3/2, नीचे ज्यादा वाला म्यू। हमने लॉजिक लगाई नहीं, हमने कॉमन सेंस लगाया कि ऊपर वाला म्यू कम होना चाहिए, नीचे वाला म्यू ज्यादा होना चाहिए। तो 8/9 नहीं 9 sin थीटा सी, तो sin इनवर्स का वैल्यू कितना हो गया, sin इनवर्स, अरे यार थीटा सी का वैल्यू कितना हो गया, sin इनवर्स 8/9, sin इनवर्स 8/9। कोई अगर उल्टा लिख भी देना तो sin थीटा का मान 1 से ज्यादा आ जाएगा, कोई अगर लिख भी दे तो sin थीटा का मान 1 से ज्यादा आ जाएगा। गोताखोर को ये वही सवाल है, शंकु का अर्धशीर्ष कोण मतलब थीटा सी का मान निकाल रहे हैं। अच्छा देखना बेटा, एक चीज बता दो बस आखिरी चीज, कि अगर हम इसको सामने से देखें, प्रकाश यहाँ से बाहर आ रहा है जुई करके, जुग 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 जुग, पूरा ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, सामने से देखने पर हमको क्या दिखाई देगा बेटा, वो रीजन जहां से प्रकाश बाहर निकल रहा है, वो रीजन जहां से प्रकाश बाहर निकल रहा है, सामने से देखने पर हमें क्या दिखाई देगा। शंकु दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, शंकु। और ये थीटा सी क्या, शंकु का अर्धशीर्ष कोण, थीटा सी क्या है, इस शंकु का अर्धशीर्ष कोण, ये शंकु दिखाई देगा। और ये थीटा सी क्या है, बेसिकली शंकु का अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण, ठीक है। यस मास्टर, डन। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के, वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, कुछ तो बहुत हो गया, जल्दी छुट्टी हो रही है, मूवी पूरे आधे घंटे पहले छुट्टी हो रही है। कोई गिला शिकवा हो तो जल्दी से बता दो भाई, हमको जाना है तुरंत से पहले। ये ड्रोन किसके यहाँ ड्रोन आते रहते हैं यार। चलिए तो आज के लिए इतना ही बेटा, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इज एनीवन देयर?